जय हिंद। लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया के बारे में बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी वेदास के बारे में। लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मणास के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे अरण्यक्स के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे इपिक्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मणास के बारे में। ये जो हमारे ब्राह्मणास हैं ये श्रुति लिटरेचर का पार्ट है। श्रुति लिटरेचर का पार्ट है, इसका मतलब क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ रिवील्ड नॉलेज। बेसिकली ब्राह्मणास को भी एक लंबे चौड़े टाइम तक ओरली ट्रांसमिट किया गया। ब्राह्मणास को भी जनरेशन दर जनरेशन ओरली ट्रांसमिट किया गया। तो ये जो ब्राह्मणास हैं दे आर द पार्ट ऑफ श्रुति लिटरेचर। और हर एक वेद के साथ में अपना ब्राह्मणा अटैच्ड होता है। सवाल आता है कि ब्राह्मणास होते क्या हैं? अगर बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो ब्राह्मणास आर अ कमेंट्री ऑन पर्टिकुलर वेद। अभी हम बात कर रहे थे ना कि हर एक वेद के साथ में अपना ब्राह्मणा अटैच्ड होता है और ब्राह्मणास आर अ कमेंट्री ऑन पर्टिकुलर वेद। किसी पर्टिकुलर वेद में जो भी डिटेल्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी वैदिक रिचुअल्स हैं, उनके ऊपर कमेंट्री, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं इन ब्राह्मणास में। ब्राह्मणास कंटेन इंस्ट्रक्शंस on how to properly conduct rituals and they talk about the science of sacrifice। वेदास के अंदर जिन भी रिचुअल्स की बातचीत की गई है उनको प्रॉपरली कंडक्ट कैसे करना है, और वेदास के अंदर जिन भी सेक्रीफाइसेस की बात की गई है उनके पीछे साइंस क्या है, उस सब के बारे में बात करते हैं ब्राह्मणास। और वेदास के अंदर जो भी सेक्रेड वर्ड्स देखने को मिलते हैं उनका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, उस सब को एक्सप्लेन करते हैं ब्राह्मणास। बेहद सिंपल तौर पर अगर कहें तो ब्राह्मणास आर अ कमेंट्री ऑन पर्टिकुलर वेद। सवाल आता है कि जो ब्राह्मणास हैं इनको कंपोज कब किया गया, इनको कंपाइल कब किया गया? ये जो हमारे ब्राह्मणास हैं इनको लगभग 900 बीसी से लेके 700 बीसी के बीच में कंपोज किया गया, कंपाइल किया गया। हालांकि ये जो टाइमलाइन है इस टाइमलाइन को लेके हिस्टोरियंस के बीच में थोड़ा बहुत डिबेट देखने को मिलता है, लेकिन हिस्ट्री में किसी भी टाइमलाइन को लेके थोड़ा बहुत डिबेट हमेशा देखने को मिलता है। मोटा मोटा अगर बात करें तो मोटा मोटा अग्रीमेंट ये है कि ये जो ब्राह्मणास हैं इनको लगभग 900 बीसी से लेके 700 बीसी के बीच में कंपोज किया गया, कंपाइल किया गया। अभी हम बात कर रहे थे कि हर एक वेद के साथ में अपने ब्राह्मणास अटैच्ड हैं। अगर बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद के साथ में जो ब्राह्मणास अटैच्ड हैं उनमें एक है ऐथर्य ब्राह्मणा और दूसरा है कौष्टकी ब्राह्मणा। ऐथर्य ब्राह्मणा और कौष्टकी ब्राह्मणा ये दोनों ऋग्वेद के साथ में अटैच्ड हैं। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद के साथ में जो ब्राह्मणास अटैच्ड हैं उनमें एक है तांड ब्राह्मणा और दूसरा है शतविंशा महाब्राह्मणा। तांड ब्राह्मणा और शतविंशा महाब्राह्मणा ये दोनों अटैच्ड हैं सामवेद से। अगर बात करें यजुर्वेद के बारे में तो यजुर्वेद के साथ में जो ब्राह्मणास अटैच्ड हैं उनमें एक है तैतर्य ब्राह्मणा और दूसरा शतपथ ब्राह्मणा। तैतर्य ब्राह्मणा और शतपथ ब्राह्मणा दोनों अटैच्ड हैं यजुर्वेद से। और अगर बात करें अथर्ववेद के बारे में तो अथर्ववेद के साथ में गौपत ब्राह्मणा अटैच्ड है। किस वेद के साथ में कौन सा ब्राह्मणा अटैच्ड है इसके बारे में बेसिक जानकारी रखना। ऋग्वेद के साथ में ऐथर्य ब्राह्मणा और कौष्टकी ब्राह्मणा, सामवेद के साथ में तांड ब्राह्मणा और शतविंशा महाब्राह्मणा, यजुर्वेद के साथ में तैतर्य ब्राह्मणा और शतपथ ब्राह्मणा, और अथर्ववेद के साथ में गौपत ब्राह्मणा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास आर अ कमेंट्री ऑन पर्टिकुलर वेद। कब कंपोज किया गया, कब कंपाइल किया गया? लगभग 900 बीसी से लेके 700 बीसी के बीच में। फिर इसके बाद बात आती है उपनिषद के बारे में। ये जो टर्म है उपनिषद, इसमें उ का मतलब है एट, पा का मतलब है फुट, नी का मतलब है डाउन, और शद का मतलब है टू सिट। अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग है टू सिट डाउन नियर द टीचर। किसी ज्ञानी इंसान के पास में बैठना, टू सिट डाउन नियर द टीचर,
is called Upanishad is the literal meaning of this term Upanishad. Basically हमारे कल्चर में बोलते हैं ना कि किसी ज्ञानी के पास में बैठ जाओ तो आधी चीजें ऐसे ही समझ में आ जाती हैं, वहां से आ रही है। उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या है? टू सिट डाउन नियर द टीचर। अच्छा, हमारे कल्चर में 200 से ज्यादा उपनिषद देखने को मिलते हैं और इनिशियली ये जो उपनिषद हैं इनको भी ओरली ट्रांसमिट किया गया। गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, इस गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये जो उपनिषद हैं इनको भी इनिशियली ओरली ट्रांसमिट किया गया। जंगलों में जो गुरु रहते थे वो अपने शिष्यों को इन उपनिषद के बारे में बताते थे। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, ये जो नॉलेज है, इसको जनरेशन दर जनरेशन इनिशियली ओरली ट्रांसमिट किया गया इस गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू। ये जो उपनिषद हैं ये लिखे गए हैं संस्कृत लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। और इनमें जानकारी दी गई है वेदास के मोनिस्टिक और मिस्टिकल टर्म्स के बारे में। हमारे वेदों में जो मोनिस्टिक टर्म्स हैं, जो मिस्टिकल टर्म्स हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है उपनिषद में। ये जो उपनिषद हैं ये बात करते हैं अबाउट द ट्रुथ ऑफ लाइफ। ये बात करते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से होगी, जीवन में मोक्ष कैसे मिलेगा, जीवन की सच्चाई क्या है, उस सब के बारे में बात करते हैं। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं उपनिषद। जनरली जो हमारे वेद हैं उनका लास्ट पार्ट कंसीडर किया जाता है इन उपनिषद को और इसलिए इनको वेदांत भी बुलाया जाता है। वेदांत, वेदों का अंत, लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। अच्छा, अभी हम कह रहे थे कि 200 से ज्यादा उपनिषद देखने को मिलते हैं। इन 200 से ज्यादा उपनिषद में से 108 उपनिषद जो हैं उनको मुक्तिका कैनन भी बुलाया जाता है। बेसिकली कलेक्शन ऑफ बुक्स, मुक्तिका कैनन बुलाया जाता है 108 उपनिषद को। और 108 की हिंदुइज्म में सिग्निफिकेंस है। जो हम माला जपते हैं उसमें दाने कितने होते हैं? 108 होते हैं। तो 108 उपनिषद जो हैं उनको मुक्तिका कैनन, कलेक्शन ऑफ बुक्स बुलाया जाता है। और इन 108 उपनिषद में से भी 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, 10 मेन उपनिषद हैं। कौन कौन से? एक ईशा उपनिषद है, एक केन उपनिषद है, एक कथा उपनिषद है, एक प्रश्न उपनिषद है, एक मुंडका उपनिषद है, एक मांडूक्य उपनिषद है, एक तैत्तिरीय उपनिषद है, एक ऐतरेय उपनिषद है, एक छंदोग्य उपनिषद है और एक बृहदरंक उपनिषद है। ये 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, ये 10 मेन उपनिषद हैं। जो ओल्डेस्ट उपनिषद हैं उनमें एक बृहदरंक का उपनिषद है और एक छंदोग्य उपनिषद है। ओल्डेस्ट उपनिषद कौन से हैं? बृहद अर्यंक का उपनिषद। ये पहला भी है, लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है। तो बृहद अर्यंक का उपनिषद, इट इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, इट इज द फर्स्ट उपनिषद एंड इट इज द लार्जेस्ट उपनिषद। ये जो छंदोग्य उपनिषद है ओल्डेस्ट है और इसकी एक और सिग्निफिकेंस है। श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण को सबसे पहली बार मेंशन इसी छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। एक मांडूक्य उपनिषद है। ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते शब्द कहां पे देखने को मिलते हैं? मांडूक्य उपनिषद में देखने को मिलते हैं। एक महा उपनिषद है। ये जो शब्द है वासुदेव कुटुंबकम, ये शब्द वासुदेव कुटुंबकम कहां पे देखने को मिलते हैं? महा उपनिषद में देखने को मिलते हैं। फिर एक तैत्तिरीय उपनिषद है। ये जो टर्म्स है अतिथि देवो भवा, ये जो वर्ड्स है अतिथि देवो भवा, ये कहां पे देखने को मिलते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलते हैं। और एक कथा उपनिषद है। यमराज और नचिकेता के बीच में जो आत्मा परमात्मा को लेकर डायलॉग है, बड़ा ही फेमस है, वो इस कथा उपनिषद में देखने को मिलता है। देखो, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। क्या पता कल को पूछ लें कि बताओ भाई वासुदेव कुटुंबकम किस उपनिषद में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए महा उपनिषद है। अतिथि देवो भवा कहां पे लिखा हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण को सबसे पहली बार कहां पे मेंशन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। और उपनिषद क्या है? उपनिषद बेसिकली रिवील द ट्रुथ ऑफ लाइफ, बेसिकली टॉक अबाउट हाउ टू अटेन लिबरेशन, हाउ टू अटेन मोक्ष। और ये जो उपनिषद हैं इनको जनरली लास्ट पार्ट ऑफ वेद कंसीडर किया जाता है, वेदांत कंसीडर किया जाता है। 108 उपनिषद जो हैं उनको मुक्ति कैनन का पार्ट माना जाता है, लेकिन इन 108 उपनिषद में से
10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, 10 मेन उपनिषद हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं कि एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के जो लेक्चर्स हैं वहां पे इन सब चीजों के बारे में एंशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिटेल में बातचीत की है। लेक्चर्स को इंटीग्रेट करते चलना ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक बार में कॉम्प्रिहेंसिव हो। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ब्राह्मणास की कहानी क्या है, उपनिषद की कहानी क्या है, वो तो हमें समझ में आ गई। अब बात आती है आरण्यक्स के बारे में। और आरण्यक्स बात करते हैं अबाउट द फिलोसफी बिहाइंड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व्ड इन वेदास। हमारे वेदास में जिन भी रिचुअल्स की बात की गई है, जिन भी सेक्रीफाइसेस की बात की गई है, उनके पीछे फिलॉसफी क्या है, उस फिलॉसफी को डिस्क्राइब किया गया है इन आरण्यक्स में। और ये जो आरण्यक्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनको मुनीज ने तैयार किया, जो उस दौर के होली मैन हुआ करते थे, जो लर्नेड मैन हुआ करते थे, जिनको मुनि बुलाया जाता था, ऋषि मुनि आपने शब्द सुना होगा। तो ये जो मुनीज हुआ करते थे, इन्होंने इन आरण्यक्स को तैयार किया। और हर एक वेद के साथ में अपना आरण्यक भी देखने को मिलता है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि हर एक वेद के जनरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक संहिता, दूसरा ब्राह्मणास, तीसरा उपनिषद और चौथा आरण्यक्स। ब्राह्मणास के बारे में हमने पढ़ लिया, उपनिषद के बारे में हमने पढ़ लिया, आरण्यक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हर एक वेद के साथ में अपना आरण्यक भी देखने को मिलता है। और ये जो आरण्यक्स हैं, ये ब्रिज का काम करते हैं। और ब्रिज का काम किसके बीच में करते हैं? ये ब्रिज का काम करते हैं ब्राह्मणास में जो वे ऑफ वर्क, जो कर्म मार्ग की बात की गई है उसके, और उपनिषद में जो वे ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान मार्ग की बात की गई है उसके बीच में ब्रिज का काम करते हैं। बेसिकली कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग तक किस तरीके से जाना है, उस सब के बारे में, उस सब की फिलॉसफी के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं आरण्यक्स। तो बेहद सिंपल तौर पे आरण्यक्स basically talk about the philosophy behind the rituals and sacrifices involved in Vedas। और ब्राह्मणास में जो कर्म मार्ग की बात की गई है और उपनिषद में जो ज्ञान मार्ग की बात की गई है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं आरण्यक्स। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अब बात आती है एपिक्स के बारे में। और हमारे कल्चर में दो जो सबसे बड़े एपिक्स लिखे गए, उनमें एक महाभारत और दूसरा रामायण। संस्कृत एपिक्स हैं और इनको एक साथ क्या बुलाया जाता है? महाकाव्य बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? महाकाव्य बुलाया जाता है। रामायण की अगर बात करें तो रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। हालांकि रामायण के बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, किसने लिखा? इनिशियली वाल्मीकि ने लिखा। और इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि भी बुलाया जाता है। आदि कवि का मतलब फर्स्ट अमंग दी पोएट्स। पोएट्स में जो सबसे पहले आए वो थे वाल्मीकि, आदि कवि। और इसी लॉजिक से रामायण को आदि काव्य बुलाया जाता है, फर्स्ट अमंग पोइट्री। फर्स्ट अमंग पोइट्री, आदि काव्य बुलाया जाता है रामायण को। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि ये सबको पता होगा, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। और वाल्मीकि जी को आदि कवि बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आदि कवि बुलाया जाता है। और रामायण को आदि काव्य बुलाया जाता है। रामायण को क्या बुलाया जाता है? रामायण को आदि काव्य बुलाया जाता है। रामायण को सबसे पहली बार कब कंपाइल किया गया? सबसे पहली बार रामायण को लगभग 1500 बीसी में कंपाइल किया गया। भगवान राम की कहानी है, माँ सीता की कहानी है, लक्ष्मण जी की कहानी है, हनुमान जी की कहानी है। कहानी हम सबने सुनी है। भगवान राम की कहानी के थ्रू रामायण में हमें बताया गया है कि ये जो पुरुषार्थ है, जीवन के जो 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको किस तरीके से अटेन करना है।
पुरुषार्थ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनकाइंड के, क्या है ह्यूमन बीइंग के? एक धर्म, कि राइटियसनेस के रास्ते पे कैसे चलना है। दूसरा अर्थ, वर्ल्डली स्फीयर में जो अचीवमेंट्स हैं या जो मॉनेटरी अचीवमेंट्स हैं वो किस तरीके के होते हैं। तीसरा काम, कि ये जो डिजायर्स हैं हमारी वर्ल्डली डिजायर्स वो आती हैं काम में। और चौथा मोक्ष, मोक्ष बेसिकली लिबरेशन फ्रॉम द डिजायर्स। आदमी अर्थ, काम, धर्म और फिर अल्टीमेटली मोक्ष के रास्ते पे जाता है। रामायण के अंदर 24,000 वर्सेस देखने को मिलते हैं और ये जो पूरी रामायण है ये 7 खंडों में डिवाइडेड है, 7 बुक्स में डिवाइडेड है, या फिर ये कहें कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रामायण के बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्जन है रामचरितमानस जो कि बेहद पॉपुलर है, और रामचरितमानस को किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। और कब लिखा? 1576 एडी में लिखा। देखो बेहद सिंपल, रामायण की स्टोरी तो हम सबको पता है, अपने को याद क्या रखना है? वाल्मीकि जी के बारे में याद रखना है, इनको आदि कवि बुलाया जाता है ये याद रखना है। रामायण आदि काव्य, इसके बारे में आपको पता होगा। रामायण की स्टोरी के थ्रू, भगवान राम की स्टोरी के थ्रू मैन काइंड को बताया गया है कि जो पुरुषार्थ है, जो फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन बीइंग के, वो कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से अटेन किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। रामायण में 7 खंड देखने को मिलते हैं और रामायण के बहुत सारे वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात आती है महाभारत के बारे में, और महाभारत को किसने लिखा? ऋषि वेद व्यास ने लिखा। हालांकि महाभारत के भी कई सारे फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे पहली बार ऋषि वेद व्यास ने लिखा। और जब सबसे पहली बार लिखा गया तो संस्कृत में लिखा गया था, और लगभग 8,800 वर्सेस जो हैं वो महाभारत में देखने को मिलते थे। ये जो सबसे पहला इनिशियल कंपाइलेशन है, इस वर्जन को बुलाया जाता था जय। क्या बुलाया जाता था? जय, स्टोरी ऑफ विक्ट्री बुलाया जाता था। फिर लेटर ऑन ये जो जय है, ये जो इनिशियल महाभारत है, इसमें और बहुत सारी स्टोरीज को कंपाइल किया गया और बहुत सारी स्टोरीज को ऐड किया गया। और जब कंपाइल किया गया स्टोरीज को, वर्सेस को ऐड किया गया, तो टोटल वर्सेस कितने हो गए? 24,000 हो गए। इनिशियली सिर्फ 8,800 थे, फिर कितने हो गए? 24,000 हो गए। इनिशियली जो वर्जन तैयार किया गया था उसको जय बुलाया गया था, स्टोरी ऑफ विक्ट्री बुलाया गया था। लेटर ऑन इसको भारत बुलाया गया। क्या बुलाया गया? भारत बुलाया गया। और भारत ये जो नाम है, ये नाम दिया गया था अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स के नाम के ऊपर। जो करंट फॉर्म देखने को मिलती है महाभारत की, उसमें लगभग 1 लाख वर्सेस हैं। और ये जो करंट फॉर्म है, इसको फाइनल शेप मिली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये जो करंट फॉर्म है, इसको 18 पर्व्स में डिवाइड किया गया है, 18 पर्व्स या फिर 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और दुनिया भर का लॉन्गेस्ट रिटन एपिक है महाभारत आज की डेट में। स्टोरी हमें पता है, कौरव और पांडवों की स्टोरी है। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए जो लड़ाई है उसकी पूरी कहानी है। ये जो कहानी है, इसके सूत्रधार कौन है? इसके सूत्रधार हैं लॉर्ड कृष्णा। महाभारत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता शायद इसके जैसा डॉक्यूमेंट लिखा ही नहीं गया आज तक। बात करती है धर्म के बारे में, बात करती है निष्काम कर्म के बारे में, कि आप अपने काम को करते जाओ, कर्म को करते जाओ, सेल्फलेस मैनर में करते जाओ। तो भगवत गीता फिलोसफिकल एस्पेक्ट, लाइफ के एस्पेक्ट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करती है भगवत गीता। इंडियन ट्रेडिशन में महाभारत को 5th वेद भी कहा जाता है। महाभारत को 5वां वेद भी कंसीडर किया जाता है इंडियन ट्रेडिशन में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। रामायण और महाभारत की कहानी क्या है ये तो हम सबको पता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है आरण्यक्स के बारे में, उपनिषद के बारे में, खासकर ये जो चीजें हैं कि किस उपनिषद में कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, और जो हमने बात की ब्राह्मणास के बारे में, इसको ढंग से देखना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।